आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग। लास्ट क्लास में अपन ने पावर शेयरिंग जो चैप्टर है इसके कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे, जिसमें ओवरव्यू, साथ में बेल्जियम और श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन अपन ने डिस्कस की। इसके अलावा अपन ने श्रीलंका की जो मेजोरिटी की जो पॉलिसी थी वो डिस्कस कर ली थी। बेल्जियम में जो अकोमोडेशन पॉलिसी थी वो भी अपन ने इसमें डिस्कस की। अब आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। यानी कि पावर शेयरिंग जो है कंट्री के अंदर क्यों जरूरी है, या कहो कि डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। तो स्टोरी से तो अपन ने एक कंक्लूजन निकाला कि बेल्जियम में पावर शेयर की गई, स्टेट को पावर दी गई, थर्ड काइंड की वहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, प्रत्येक लैंग्वेज का वहाँ रेस्पेक्ट किया गया। तो वहाँ पे हर एक कम्युनिटी में हारमोनी रही, पीस, शांति बनी रही वहाँ पे, डेमोक्रेसी वहाँ पे अच्छे से वर्क कर रही थी फिर। लेकिन इसके अपोजिट श्रीलंका का एग्जाम्पल, जिसमें अपन ने देखा कि वहाँ पे पावर शेयर नहीं की गई। यानी कि जो सेला कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने अपनी सुप्रीमेसी स्थापित कर ली, तमिल्स को इग्नोर कर दिया, उनकी लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया, उनको जॉब, यूनिवर्सिटी पोजीशन, इन सब में प्रायोरिटी नहीं दी गई, डिस्क्रिमिनेशन किया गया। तो वहाँ पे हालात बिगड़े, सिविल वार हो गया। तो पावर शेयरिंग कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री की यूनिटी के लिए, हारमोनी के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। और ये एक डेमोक्रेटिक रूल भी होता है कि जो रूल से अफेक्ट हो जनता, पब्लिक, उसको कंसल्ट का राइट होना चाहिए, गवर्नमेंट में उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अब देखो, आज का अपना नया टॉपिक है वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। तो इसमें अपन टू डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस पढ़ेंगे जो पावर शेयरिंग के फेवर में है। यानी कि टू रीजंस, रीजंस के टू ग्रुप या टू सेट पढ़ेंगे, जिससे अपने को पता चलेगा कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है। तो फर्स्ट रीजन ग्रुप देखो, पावर शेयरिंग जो है वो गुड है, क्योंकि इससे जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की, टकराव की, वो रिड्यूस हो जाती है। सोशल ग्रुप्स के बीच में टकराव नहीं होते। और साथ में अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, टकराव होते हैं, तो इससे वॉयलेंस होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है। तो जो पावर शेयरिंग है वो गुड वे है कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में। तो पावर शेयरिंग होगी तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। यानी कि गवर्नमेंट चेंज नहीं होगी बार बार, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो डेमोक्रेटिक रूल है वो कंटिन्यू रहेगा। फिर है इम्पोजिंग, मतलब थोपना, यानी कि अपनी इच्छाओं को, जैसे मेजोरिटी कम्युनिटी अपनी इच्छाओं को थोपती है अदर्स पे। तो ये अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है शॉर्ट रन में, मतलब शॉर्ट टाइम में, लेकिन लॉन्ग रन में, यानी कि लॉन्ग टाइम में, ये अंडरमाइन करेगा, कमजोर करेगा किसको, यूनिटी ऑफ नेशन। शॉर्ट रन में तो ऐसे लगता है कि ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन लॉन्ग टाइम की बात करें तो इससे कंट्री की यूनिटी कमजोर हो जाएगी, कंट्री का डिवाइडेशन भी हो सकता है, सिविल वार हो सकते हैं। ट्रिनी, ट्रिनी का मतलब होता है आतंक। जो मेजोरिटी का जो आतंक है माइनॉरिटी के ऊपर, ये नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, ये केवल माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ही दमनकारी नहीं है। जैसे सिंगला कम्युनिटी का जो एक आतंक था, ट्रेनी जो थी, वो किन के ऊपर थी, तमिल्स के ऊपर। तो इसमें न केवल माइनॉरिटी जो तमिल थे उन्हीं का नुकसान था, बल्कि मेजोरिटी को भी ये रुइन कर देती है। जो आतंक है एक कम्युनिटी का,
वो दूसरी कम्युनिटी को तो बर्बाद करेगा ही, लेकिन उस खुद उस कम्युनिटी को भी बर्बाद कर देगा जो आतंक फैला रही है। तो इसमें दोनों का ही नुकसान होगा। तो फर्स्ट रीजन अपन ने पढ़ा, फर्स्ट सेट ऑफ रीजन अपन ने पढ़ा जिसमें कि एक तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, सिविल वार नहीं होगा, कंट्री की यूनिटी अंडरमाइन नहीं होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। फिर सेकंड सेट ऑफ रीजन जिसमें देखें, जो पावर शेयरिंग है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए गुड मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और पावर शेयरिंग जो है वो एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, यानी कि डेमोक्रेसी की आत्मा है पावर शेयरिंग। जिस देश में पावर शेयरिंग है वहीं पे डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है, वहीं पे डेमोक्रेटिक रूल हो सकता है अगर पावर शेयरिंग है तो ही। जैसे बेल्जियम में पावर शेयरिंग वहाँ पे थी तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक रूल था, श्रीलंका में पावर शेयरिंग ना होने से वहाँ डेमोक्रेटिक रूल नहीं था। और डेमोक्रेटिक रूल क्या कहता है कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए जो रूल से अफेक्ट हो, जिनकी लाइफ अफेक्ट होती है शासन व्यवस्था से, रूल्स रेगुलेशन से, गवर्नमेंट से, तो उन लोगों को पावर मिलनी चाहिए, उन लोगों को राइट मिलना चाहिए कंसल्ट का, कि उनको कैसे गवर्न किया जाए, उनके ऊपर कैसे शासन चलाया जाए। उन लोगों को राइट होना चाहिए, वो अपनी बात रख सके गवर्नमेंट तक, उनकी बात को सुना जाए। और एक लेजिटिमेट, एक कानूनी, लीगल गवर्नमेंट कौन सी होगी, जहाँ पे सिटीजन्स जो हैं वो पार्टिसिपेशन के माध्यम से सिस्टम के अंदर स्टेक एक्वायर करते हैं। स्टेक का मतलब हिस्सा। कि एक अच्छी गवर्नमेंट, कानूनी सरकार तो वो है जहाँ गवर्नमेंट में जनता का भी एक हिस्सा है, जनता जवाब ले सकती है गवर्नमेंट से, जनता अपनी डिमांड सरकार तक रख सकती है, कोई भी कानून को बदलवाने या लागू करवाने में जनता अहम रोल प्ले कर सकती है। तो अगर गवर्नमेंट वहाँ की, अगर जनता की सुनवाई करती है तो वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कानूनी सरकार है। अब जो फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स अपन ने पढ़े तो वो रीजन प्रूडेंशियल थे, प्रूडेंशियल रीजन थे, मतलब समझदारी के, ये समझदारी का काम था। और सेकंड जो रीजन पढ़ा अपन ने वो एक मोरलिटी को या मोरल रीजन है, मोरल का मतलब नैतिकता का, कि ये सबको पता है कि डेमोक्रेटिक रूल उसी को कहेंगे जहां जनता को राइट मिले कंसल्ट का, जनता को पार्टिसिपेट किया जाए, जनता को राइट हो, जनता को पावर हो गवर्नमेंट तक अपनी बात, डिमांड पहुंचाने की। तो दूसरा जो रीजन है वो एक मोरल रीजन है, नैतिकता का रीजन है। और फर्स्ट रीजन है वो प्रूडेंशियल, समझदारी का रीजन है, समझदारी का काम है। अब देखो प्रूडेंशियल रीजन जो है वो फोकस करता है, स्ट्रेस करता है किसके ऊपर, कि पावर शेयरिंग अगर होगी तो बेटर आउटकम आएंगे। और मोरल रीजन जो है वो एम्फेसाइज, फोकस करता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक वैल्यूएबल एक्ट है, मतलब एक अच्छा काम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो है वो एक डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये अपन ने टू सेट ऑफ रीजन्स पढ़े। अब देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, यहाँ एक स्टोरी है लेबनान नेशन की। तो यहाँ पे क्या व्यवस्था है कि वहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट वहाँ पे कैसे किया गया। अलग अलग जो रिलीजन थे वहाँ पे, मुस्लिम, क्रिश्चियन, और उनमें भी जो पंथ है वहाँ पे, सेक्ट, जैसे मुस्लिम में शिया सुन्नी, क्रिश्चियन में प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक। तो वहाँ पे क्या किया, पावर का अरेंजमेंट ऐसे किया कि कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट बनेगा वो मेरोनाइट सेक्ट का होगा, कैथोलिक क्रिश्चियन होगा। प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी का होगा। डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन होगा। स्पीकर जो होगा वो सिया मुस्लिम होगा। अब ये ऐसा अरेंजमेंट, अब वहां पे एक सिटीजन वहां का जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, अब वो अगर प्राइम मिनिस्टर या डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनना चाहे तो वो बन ही नहीं सकता।
तो यहाँ इस स्टोरी में बताया गया है कि ये जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेटिक वे से जो है पोस्ट मिलनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के भी इलेक्शन होने चाहिए, प्रेसिडेंट के भी इलेक्शन होने चाहिए, और इलेक्शन में जिसको ज्यादा वोट मिले उसको वो पोस्ट मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक रूल होना चाहिए कंट्री में। पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये एक स्टोरी थी। अब देखो अपना नया टॉपिक जो है वो है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, यानी कि पावर शेयर करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी फॉर्म्स हैं, तो वो अपन डिस्कस करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो पावर शेयरिंग का जो आइडिया है वो किसके अपोजिट है? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। पहले क्या था कि किंग का रूल, राजा का रूल होता था, सिंगल पर्सन के पास पावर होती थी या ग्रुप ऑफ पर्सन के पास, वो एक ही जगह रहते थे, और वो मानते थे कि अगर पावर को डिस्पर्स किया जाता है, मतलब शेयर किया जाता है, तो इससे क्विक डिसीजन नहीं लिए जाएंगे और ना ही क्विकली वो डिसीजन लागू होंगे। लेकिन धीरे धीरे ये आइडिया बदल गया, जैसे जैसे डेमोक्रेसी का एमरजेंस हुआ, डेमोक्रेसी आई, तो ये आइडिया बदल गए। अब डेमोक्रेसी का जो मुख्य प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो यही है कि जो पीपल है वो सोर्स है पॉलिटिकल पावर के, यानी कि लोगों के पास ही डेमोक्रेसी में पावर होनी चाहिए। और जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह से पीपल का रूल उसमें होता है, और साथ में एक सेल्फ गवर्नमेंट कहो, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो सेल्फ, खुद की सरकार कहो जनता की। और गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होगी? जो डाइवर्स ग्रुप को रेस्पेक्ट देगी सोसाइटी के अंदर, और प्रत्येक व्यक्ति की जो आवाज है, वॉइस है, वो पब्लिक पॉलिसीज को शेप करने में शामिल की जाएगी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की आवाज डेमोक्रेसी में सुनी जाएगी। ये एक डेमोक्रेटिक रूल है। साथ में जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में जो पावर है वो डिफरेंट, यानी कि डेमोक्रेसी में जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सिटीजन्स के बीच में जहां तक पॉसिबल हो। और जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, अगर वहाँ बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो किस तरीके का है? यानी कि आज बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो पावर शेयरिंग के कौन से तरीके हैं, कौन सी फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की, तो वो अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। जिसमें फर्स्ट फॉर्म है कि जो पावर है वो डेमोक्रेसी के अंदर दे दी जाती है ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट को। जो गवर्नमेंट के ऑर्गन है जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो है इनको पावर दे दी जाती है। और इस पावर शेयरिंग को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ऑर्गन को इक्वल लेवल यहाँ रखा गया है। प्रत्येक गवर्नमेंट, प्रत्येक ऑर्गन का, कोई भी ऑर्गन एक दूसरे के अंडर काम नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट पावर दी गई है। सेम लेवल की पावर प्रत्येक लेवल ऑर्गन को दी गई है। और किसी भी ऑर्गन को अनलिमिटेड पावर नहीं दी गई है, ऐसा भी नहीं कि किसी के पास अनलिमिटेड पावर है। और प्रत्येक ऑर्गन जो है, यानी कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं अगर कोई पावर का मिस यूज करे तो। जैसे मानो लेजिस्लेचर के द्वारा, मानो कि लेजिस्लेचर के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट है, तो जुडिशरी उसको रोक सकती है, डिसमिस कर सकती है। अगर जुडिशरी में कोई जज कॉन्स्टिट्यूशन के अपोजिट अगर कोई डिसीजन देता है, तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट में इन कॉन्फिडेंस प्रोपोजल लाया जा सकता है और उसको हटाया जा सकता है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स ये आते हैं, अगर ये कोई गलत फैसला करते हैं तो इनको जैसे जुडिशरी में प्रेजेंट होना पड़ सकता है, जुडिशरी इनके फैसले को डिसमिस कर सकती है। तो एक दूसरा ऑर्गन एक दूसरे को रोक भी सकता है।
इसलिए इनके बीच पावर का जो बैलेंस है वो बना रहता है। अब देखो अपन बात करें, जैसे लास्ट ईयर नाइन्थ क्लास में भी अपन ने पढ़ा, जो मिनिस्टर्स हैं उनकी पावर, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं उनकी पावर क्या है, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबली किसके लिए, किस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब अपन ने डिस्कस किया। जो जजेज हैं वो भी एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं जो कैबिनेट है, मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा ही जज अपॉइंट किए जाते हैं। और जो जज है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों के कामकाज को, दोनों के कार्य को ये चेक करते हैं। इसलिए ये जो अरेंजमेंट है वो चेक एंड बैलेंस का अरेंजमेंट कहलाता है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट के ऑर्गन को पावर देना, डेमोक्रेसी में जो फर्स्ट वे है, पहला तरीका है डेमोक्रेसी में पावर शेयर करने का, वो है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन को पावर देना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पावर देना। दूसरा तरीका है डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का, वो है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल को पावर देना। जैसे अपन देखें, पूरे देश की जो गवर्नमेंट है उसको पावर देना, और दूसरा जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की गवर्नमेंट है उसको पावर देना। जैसे जनरल गवर्नमेंट कौन सी होगी, जो पूरे देश की गवर्नमेंट होगी, जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, और इसको सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। इसके अलावा प्रोविंशियल या रीजनल गवर्नमेंट, ये अलग अलग नाम है अलग अलग देशों में, इसको स्टेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट के मुख्य रूप से लेवल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनको पावर देना। इंडिया में रीजनल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है। और कई देश ऐसे हैं जहाँ पे ये अरेंजमेंट फॉलो नहीं होता, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती ही नहीं, यानी कि वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट होती है, कई देश ऐसे भी हैं। और यहाँ इंडिया जैसे देश जहाँ पे डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है और लोकल लेवल की गवर्नमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी पावर जो है वो क्लियरली लिखी गई है, ले डाउन की गई है, निर्धारित की गई है। जैसे बेल्जियम में आप देखो, तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी थी, और थर्ड काइंड की कम्युनिटी गवर्नमेंट भी थी। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं था। तो इसी को अपन फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हैं, जहाँ पे टू और मोर लेवल की गवर्नमेंट हो। और इंडिया में थर्ड लेवल की जो गवर्नमेंट है वो म्युनिसिपैलिटी, पंचायत के रूप में है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो पावर का जो डिवीजन है वो हाई लेवल गवर्नमेंट टू लो लेवल गवर्नमेंट तक किया जा सकता है। इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो दूसरा जो तरीका है पावर शेयरिंग का, वो है गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स में पावर शेयर करना, सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल गवर्नमेंट को पावर देना। फिर देखो थर्ड जो वे है, तीसरा तरीका है पावर शेयरिंग का, कि पावर देना डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स को। जैसे आप बेल्जियम में देख रहे थे एग्जाम्पल, वहां पे प्रत्येक लैंग्वेज ग्रुप की अलग से गवर्नमेंट बनी थी, जो वहाँ उस लैंग्वेज के लोगों की एजुकेशन कल्चर को प्रोटेक्ट करती थी। तो वहाँ थर्ड काइंड की गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम में। ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से सोशल ग्रुप्स को पावर दी जाती है। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे इंडिया जैसे देश, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट है, सोशल ग्रुप्स को पावर कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से दी गई है, कि जो भी सोशली वीकर सेक्शन है या वुमेन है, उनको लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंट किया जाएगा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो वुमेन्स हैं, साथ में जो सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स हैं, SC ST, और जो वुमेन्स हैं, इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। जैसे आप देखो कि जो असेंबली है और जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी रखी गई है, मतलब SC ST के लिए पार्लियामेंट में कुछ सीट रिजर्व रखी गई है। जैसे 47 सीट ST के लिए रखी गई है, 82 सीट पार्लियामेंट में SC के लिए रखी गई है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 47 सीट पार्लियामेंट में रिजर्व रखी गई है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन देकर
इनको पावर दी गई है, सोशल ग्रुप्स को, जो बैकवर्ड ग्रुप्स हैं सोसाइटी में, और जो वुमेन्स हैं उनको। इसी तरीके से जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी सोशल ग्रुप्स को पावर दी गई है, उनको रिजर्वेशन देके जॉब में। तो ये एक थर्ड वे है, तीसरा तरीका है जो पावर देता है सोशल ग्रुप्स को और वुमेन्स को, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनको। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये लोग अपने आप को अलग समझेंगे, जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जो जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, अगर उनको स्पेशल पावर नहीं दी जाती है तो ये अपने आप को एलिनिएट समझने लग जाते हैं, अलग समझने लग जाते हैं, और ये फिर कंट्री की डेमोक्रेसी में अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जो माइनॉरिटी है उनको भी अच्छे चांस मिल पाते हैं रिजर्वेशन के माध्यम से पावर में आने के। फिर देखो फोर्थ वे पावर शेयरिंग का वो है कि पावर पॉलिटिकल पार्टीज को देना, प्रेशर ग्रुप्स को देना, मूवमेंट के माध्यम से पावर शेयर करना। इसके माध्यम से क्या होगा, जैसे डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को फ्रीडम होती है कि वो अपने कंटेंडर्स को चुन सकते हैं, मतलब जैसे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव, कंटेंडर मतलब रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज को पावर देने से मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, उनमें कंपटीशन होगा, और उस कंपटीशन के कारण पावर जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में नहीं रह पाएगी, और जो पावर है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर होगी फिर लॉन्ग टाइम में। और वो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी अपनी आइडियोलॉजी और सोशल ग्रुप्स की जो भी डिमांड है वो गवर्नमेंट के माध्यम से पूरा करने का प्रयास करेगी। सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगी वो पॉलिटिकल पार्टी, सोसाइटी की डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम वो पॉलिटिकल पार्टी करेगी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को भी पावर शेयर की जाती है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि टू और मोर पार्टी जो है वो मिलकर अलायंस भी कर लेती हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं वो मिलकर, कोalition के साथ, अलायंस के साथ जुड़कर, अलायंस का मतलब जुड़ना, एक दूसरी पार्टियां मिलकर फिर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, और फिर वो कोalition की गवर्नमेंट, एक गठबंधन की सरकार भी वो बनाती है, और डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को फिर वो रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे। ऐसे ही जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, जैसे ट्रेडर्स के ग्रुप हैं, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के ग्रुप्स हैं, इनको भी पावर्स दी जाती है कि ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें। जैसे गवर्नमेंट की जो कमेटी होती है, जो कानून बनाने की जो कमेटी है, या ये कहो कि गवर्नमेंट की जो कमेटीज हैं उनमें इन लोगों को शामिल किया जाता है। जैसे फार्मर्स के लिए कोई भी नया कानून बनता है या ट्रेडर्स के लिए बनता है तो उससे पहले गवर्नमेंट की कमेटी की मीटिंग होती है। उस कमेटी की मीटिंग में फिर उन फार्मर्स को बुलाया जाएगा, जो फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव है उनको बुलाया जाएगा, जो बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको उस कमेटी में बुलाया जाएगा और उनसे डिस्कशन किया जाएगा, डिबेट की जाएगी। तो इस तरीके से प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर दी जाती है, और मूवमेंट के माध्यम से भी पावर शेयर की जाती है कि जनता मूवमेंट के माध्यम से उनको पावर मिली, और वो मूवमेंट कर कर अपनी डिमांड को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से ये चार वे हैं, फोर वे हैं पावर शेयरिंग के, फोर फॉर्म्स है ये पावर शेयरिंग की। ये आपका चैप्टर कंप्लीट।